हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरी शंकर अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एंड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने एक ट्यूशन सीरीज़ को चालू कर रखा है जिसमें मैं रेगुलर 25 या 30 ट्यूशन लेकर आता हूं। तो दोस्तों, इसमें आगामी अभी मैं यूपीपीसीएल का ये प्रीवियस पेपर है जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूं और ये मैं आपके लेकर सीरीज़ लेकर आया हूं और इसको मैं रोज़ डिस्कस करूँगा। आज इसके 25 क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा या लगे तो दोस्तों आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी इसको भेज देना। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या खाली स्थान होती है यानी रिक्त स्थान होती है। एक वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, वेव यानी तरंग वाइंडिंग, इसको एक नाम तरंग वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तरंग वाइंडिंग में जो कि समांतर पथों की संख्या होगी, तो तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की होगी संख्या 2 इंटू प्लेक्स होती है, 2 इंटू प्लेक्स होती है। तो दोस्तों इसका आंसर 2 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका ये गलत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भू प्रतिरोध को रिक्त स्थान से मापा जा सकता है। भू प्रतिरोध यानी अर्थिंग, जो को अर्थ को प्रतिरोध है उसको मापा जा सकता है। पहले तो दोस्तों ये समझ लेना है कि अर्थिंग प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है, तो वोल्टमीटर से प्रतिरोध नहीं नापा जा सकता, फ्रिक्वेंसी मीटर से फ्रिक्वेंसी नापी जाती है, प्रतिरोध नहीं नापा जा सकता। और इसको मल्टीमीटर से प्रतिरोध नापा जा सकता है, लेकिन मल्टीमीटर से प्रतिरोध वोल्टेज और धारा तीनों मापी जा सकती है, लेकिन ये निम्न और उच्च के लिए होगा। लेकिन हमारा अर्थ का प्रतिरोध होता है बहुत ही निम्न। इसके लिए निम्न के लिए एक मीटर बनाया गया है जिसको हम कहते हैं अर्थ टेस्टर, क्या कहते हैं उसको, अर्थ टेस्टर। तो इसका हो जाएगा भूपरीक्षक या टेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी। और दोस्तों आप ये बताना कि जो भू प्रतिरोध है उसको डीसी में क्यों नहीं यूज़ करते, एसी के लिए ही क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। HRC फ्यूज का आशय, HRC फ्यूज है उसका आशय क्या है। HRC फ्यूज का आशय हो जाएगा दोस्तों, देखिए हाई रेसिस्टिविटी करेक्टेज फ्यूज। हाई रेसिस्टिविटी करेक्टेज फ्यूज ये नहीं हो सकता। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाँ हाई रैप्चरिंग ये हो सकता है। हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी फ्यूज ये नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, हाइयर रेसिस्टिविटी कैपेसिटी फ्यूज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी यानी उच्च विदारण क्षमता, उच्च विदारण क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी गहन क्षण प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लोट अनुपात क्या होता है। किसी गहन क्षण प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर यानी कि प्रेरण मोटर है या इंडक्शन मोटर की देखो स्लोट का अनुपात क्या होता है। तो जो कि प्रेरण मोटर है उसकी स्लोट का अनुपात हो जाएगा 12:1। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। किसी ट्रांसफार्मर में शोषकों का उपयोग खाली रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। शोषक यानी ब्रीदर को ट्रांसफार्मर में काम किया है दोस्तों, ब्रीदर का ट्रांसफार्मर में काम क्या है। तो वाइंडिंग में विद्युतीय प्रतिरोध देने के लिए, वाइंडिंग में करंट देने के लिए, वाइंडिंग में आपूर्ति देने के लिए, आवाज़ से नमी सोखने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर सीधा सही होगा, क्यों ये तो हो ही नहीं सकते, तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हवा को नमी से खींचने के लिए। जब ट्रांसफार्मर लोड पर होता है या बिना लोड पर होता है तो ट्रांसफार्मर श्वास लेता है, एक बार श्वास लेता है एक बार श्वास छोड़ता है। जब ट्रांसफार्मर लोड पर होता है तो ट्रांसफार्मर श्वास छोड़ता है, और जब ट्रांसफार्मर बगैर लोड होता है तो ट्रांसफार्मर श्वास को ग्रहण करता है। जब ट्रांसफार्मर बिना लोड का होता है श्वास ग्रहण करता है, तो ग्रहण करेगा तो उसके साथ नमी
जो कि वायु की नमी है यानी बाहरी वातावरण की नमी है तो वो अंदर न चली जाए, क्योंकि नमी तो होगी वो अंदर जाएगी। इसको रोकने के लिए संसर्ग का प्रयोग किया जाता है यानी ब्रीदर का प्रयोग। ब्रीदर में संसर्ग सोचने के लिए दोस्तों किस चीज़ का उपयोग करते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युतरोधी सामग्री में होना चाहिए यानी विद्युतरोधी यानी अचालक सामग्री को गुण क्या होना चाहिए, अचालक सामग्री का गुण क्या होना चाहिए, निम्न पैराविद्युत अर्थात डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की निम्न होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, जो कि विद्युत प्रतिरोध यानी अचालक सामग्री की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निम्न नहीं होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए उच्च। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न यांत्रिक शक्ति यानी यांत्रिक सामर्थ्य को रखने के लिए इसकी निम्न नहीं होना चाहिए, यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए इसकी उच्च। तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, कम लागत उच्च परावर्तित यानी डाइलेक्ट्रिक शक्ति उच्च यांत्रिक मजबूती। हाँ दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि कम लागत होनी चाहिए, उच्च पराविद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, उच्च लागत और उच्च पराविद्युत शक्ति। उच्च लागत नहीं हो सकती, यहाँ उच्च पराविद्युत ये तो सही है लेकिन उच्च लागत नहीं, इसके हिसाब से तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन एकदम सही होता है दोस्तों। और दोस्तों जो पराविद्युत सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है, तो दोस्तों इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जो उसके ऊपर अचालक लगाए गए अचालक की वोल्टेज साइन सीमा, किस वोल्टेज पर ये। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन कर दिया, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, कौन सा नियम यह बताता है कि जंक्शन पर करंटों का जो कि धारा आलंग एवं संगमन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ओम का नियम ये नहीं बताता, प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था, प्रतिरोध का नियम ओम प्रतिरोध का मात्रक है। किरचॉफ का करंट का नियम, इसमें करंट की बात हुई है तो ये हो सकता है, और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो दोस्तों इसका आंसर तो 3 नंबर हो ही जाएगा, किरचॉफ का करंट नियम, यानी इसका सी आंसर सी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर सही है इसका। और दोस्तों इस क्वेश्चन में ये है कि जो किरचॉफ का नियम है, जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक वोल्टेज का नियम और एक करंट का नियम। तो दोस्तों जो किरचॉफ ने करंट का नियम दिया था वो कहता है कि किसी परिपथ में जो आने वाली धारा अर्थात जाने वाली धारा दोनों का बीजगणित योग शून्य, अर्थात संगम पर या जंक्शन पर धाराओं का बीजगणित शून्य होता है। तो इस नियम को हमें, जो किरचॉफ का नियम है उसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम अर्थात आवेश संरक्षण नियम, और वोल्टेज का नियम है उसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये इतने ही थे बताने वाली बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, CFL का पूर्ण नाम क्या है? CFL यानी CFL का पूर्ण नाम क्या है? तो CFL यानी कॉन्टैक्ट फिलामेंट लैंप, ये नहीं होगा। कॉन्टैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये नहीं होगा। कॉम्पैक्ट यानी एक सघन छोटा रूप बनाकर, कॉम्पैक्ट यानी एक वायु उसको गैस को आने जाने के लिए छोटा मार्ग, और कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप नहीं होता, इसका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, अर्थात इसका आंसर 3 नंबर सी, यानी सी इसका आंसर है, एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर, कोई अष्टपोल यानी 8 पोल का कोई 750 RPM पर चल रहा है तो प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या है? कि कोई अष्टक पोल यानी 8 पोल की जी कोई अल्टरनेटर है तो भी अपन पूछे फ्रिक्वेंसी जी कि 8 पोल को कोई अल्टरनेटर है, बिंगन फ्रिक्वेंसी पूछिए। तो अल्टरनेटर में फ्रिक्वेंसी ज्ञात करना सूत्र की है। अल्टरनेटर में F बराबर होता है P × N/120। तो P 8 दे रखी है, N अपने गन की गुणानुगति 750 दे रखी है, यानी अपने 8 तो P दे रखी है और 750 गुणानुगति दे रखी है, और 120 को भाग दे देना तो अपने गन आ जाएगा, यानी आ जाएगी 50 अट। तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों
एक कर्णक यानी लग में तार या केबल का रिक्त स्थान का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। जो को अपन लग लगवानी दोस्तों, लग लगाने खातर अपन कौन किस चीज़ का यूज़ करते हैं? लग को क्रिम्प करने के लिए यानी दबाने के लिए एक प्लायर का यूज़ करते हैं। उसे लग के लिए क्रिम्प यानी क्रिम्प यानी क्रिम्पिंग प्लायर काम में लिया जाता है। कौन सा प्लायर? क्रिम्पिंग प्लायर। और इस ऑप्शन में जो क्रिम्पिंग प्लायर से नाम है उसी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देन क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण यानी चिमटा या प्लायर। क्रिम्पिंग करने वाला प्लायर यानी क्रिम्पिंग प्लायर काम में लिया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था में 6 वोल्ट का वाले कितने बल्बों को 240 की सप्लाई के आपूर्ति के साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, क्योंकि जितनी सप्लाई दे दी है बिंग माइना अपन जितो एक लैंप की जो वोल्टेज है बिंग अपन भाग दे देवांगे और प्लस में जो 5% आंगो 5% की तो बने। तो दोस्तों ई अपन करांगे तो अपने कन आओगो 40 लैंप आएगा और 5% इसका काट 2 लैंप आता है, अर्थात 42 इसका आंसर सही होगा। लेकिन ऑप्शन में 42 नहीं है। अगर 42 नहीं, अगर वोल्टेज में परिवर्तन होता है इसके लिए 5% अतिरिक्त लेते हैं। अगर नहीं होता तो इसने ऑप्शन में 40 दिए है तो 40 ही सही मानेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है 42। इसका आंसर आएगा 42 और इसका इसने 40 है ऑप्शन में तो 40 ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, किसी GI पाइप गैल्वेनाइजन इंडियन जो आयरन की गैल्वेनाइजन आयरन की जो भू प्लेट है यानी भू इंजन खतर जो अपना प्लेट काम में लिया बिंगी माप की होगी। तो बिंगी माप क्या होगी? 30 × 30 × 1.3 60 × 60 गुणा में 8.5 या 60 × 60 गुणा में 6.35 या 60 × 60 गुणा में 3.18। तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 30 तो होता है लेकिन 60 भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। और जो ये है ना, ये 3 नंबर में ये तो GI पाइप है। और जो ये 60 × 60 में 3.18 है ये पाइप है ना, ये तांबे की पाइप काम में ली जाती है इस माप की। ये कॉपर के लिए है और ये ऊपर वाली यानी दोस्तों ये नीचे वाला तो कॉपर के लिए CU और ये है GI के लिए 3 नंबर। तो इसका आंसर 30 GI पूछा है, GI पूछा है तो इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमन वाट क्या है? ल्यूमन वाट ल्यूमन बटे वाट इकाई है। ल्यूमन बटे वाट होती है इकाई किसकी होती है? प्रकाशमान संघनता यानी ल्यूमन इंटेंसिटी यानी ल्यूमन तीव्रता की, या लाइट फ्लक्स यानी प्रकाश फ्लक्स की, या तीव्रता कार्य निष्पत्ति यानी ल्यूमन इफिशिएंसी, या चमक यानी ब्राइटनेस। तो दोस्तों ल्यूमन बटे वाट ये होती है इफिशिएंसी यानी दक्षता। ल्यूमन वाट ये होगी इफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 3 नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, विद्युत आग में किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत में आग लगा भी खतर कौन सो जो अग्निशामक यंत्र प्रयोग करी जाए? अग्निशामक यंत्र है जो विद्युत के लिए, विद्युत की आग में जो अग्निशामक यंत्र अपन काम में लिया वो कौन सा है? अब पहले देखा विद्युत में जो आग लगा वह प्रकार कौन सा है? विद्युत में जो आग लगा आग 6 प्रकार की होती है। वैसे होती 5 है, 6 भी होती है। 5 में होगी सबसे पहले 1 नंबर में लगी A प्रकार की आग होगी। A प्रकार की आग होगी वो लगती है कागज में, सामान्य आग होगी। और B आकार में लगेगी वो होगी जो पेट्रोल पदार्थ है। C में लगेगी जो लगेगी तो वो आग हो जाएगी गैस में लगने वाली। और D में होगी विद्युत में आग लगने वाली। यानी D प्रकार की आग को बुझाने के लिए या विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है हेलोन और CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम का जो अग्निशामक यंत्र उपयोग में लाया जाता है। और इसका आंसर दोस्तों A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ऐसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को रिक्तिस्थान कहा जाता है? किसी ऐसी सर्किट में प्रतिरोध जी की DC में तो किसी धारा के मार्ग में बाधा पहुंचाने खातर एक ही होता है। और AC के अंदर जो कि विद्युत है इस धारा के मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए 3 युक्ति होती है, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस और या यूं के दोनों को मिलाकर कहें तो रिएक्टेंस।
और एक हो गया प्रतिरोध। और रिएक्टेंस और प्रतिरोध का जो संयुक्त रूप है, रिएक्टेंस यानी X और R का जो संयुक्त रूप है उसको, यानी दोनों का कुल प्रतिरोध, यानी AC का कुल प्रतिरोध Z होता है। Z को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर के DC सप्लाई से जुड़ने पर क्या होगा? अगर अपन ट्रांसफार्मर ने क्या है DC सप्लाई में जोड़ दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर काम करेगा या सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो दोस्तों इन आंसर तो थाने लगे दिखे ये ए होगा, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। लेकिन जलेगी क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर एक इंडक्शन प्रभाव पर कार्य करता है। DC में इंडक्शन का कोई नहीं होता, इंडक्शन होता ही नहीं है। पहली तो बात है कि प्राइमरी सेकेंडरी में ये नहीं जलेगी, तो इसका प्राइमरी जलेगी। पहला तो क्वेश्चन ये होगा, प्राइमरी जलेगी क्यों, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं जलेगी। और जलेगी क्यों? क्योंकि DC के अंदर ओनली प्रतिरोध R होता है और AC के अंदर प्रतिरोध R होगा और उसके साथ X होगा। तो प्रतिरोध कम हो गया, धारा ज़्यादा जाएगी, धारा ज़्यादा जाने से ये प्राइमरी जल जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17 नंबर। प्रतिरोधक क्षमता की इकाई SI यूनिट क्या है? प्रतिरोधक की जो SI यूनिट पूछे हुआ किसकी है? तो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो है वोल्टेज की वोल्ट होती है, एम्पियर क्या होती है? धारा की होती है, एम्पियर धारा की होती है। तो जो कि प्रतिरोधक है उसकी हो जाएगी ओम। क्या हो जाएगी? ओम। 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर कोर है उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करने का उद्देश्य देखिए, झोंकेदार यानी एडी करंट के हानि को बढ़ाने के लिए, झोंकेदार यानी एडी करंट को कम करने के लिए, उच्च आवृत्ति को कम करने के लिए, निम्न आवृत्ति को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जो कि ट्रांसफार्मर की कोर है उसको लेमिनेटेड और पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। पत्तियों के रूप में बनाने का उद्देश्य होता है हिस्टेरिस हानि को कम करना, पत्तियों के रूप में बनाने का भी उद्देश्य होता है एडी करंट को, और उसको सिलिकॉन स्टील का बनाने का उद्देश्य होता है हिस्टेरिस हानि यानी सेतिल हानि को कम करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर को कोर अर्थात पत्तियों के रूप में लेमिनेटेड करके बनाने के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है इसका झोंकेदार यानी एडी हानि को कम करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे कि ये आपको सभी के पास पहुंच सके। अल्टी यानी लो टेंशन केबल के इंसुलेशन का परीक्षण, लो टेंशन जो केबल है अचालक को परीक्षण करने खातर आप परीक्षण करने खातर कितनी वोल्टेज देवांगे, परीक्षण किस वोल्टेज पर किया जाता है? तो अचालक जो कि अल्टी यानी लो टेंशन के लिए जो कि लो टेंशन जो कि केबल अचालक को इंसुलेशन को जांच करने खातर कितो आप वोल्टेज देवांगे? तो 33 kV, 11 kV, 1100 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो अल्टी केबल को इंसुलेशन जांच करने के लिए अपन लेते हैं 1100 वोल्टेज, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, तो उच्च गतिशील प्रत्यावर्तक में उपयोगी घूर्णक अर्थात उच्च गतिशील प्रत्यावर्तक यानी घूर्णक, उच्च प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर है उसका घूर्णिक यानी रोटर को जो उच्च गतिशील रोटर है बिंगो रोटर किसो काम में लिया? तो उच्च गतिशील के विशिष्ट पोल घूर्णक, गहन छड़ कोष्ठ घूर्णक, दोहरे प्रकोष्ठ घूर्णक, बेलनाकार। जो अल्टरनेटर में 2 प्रकार का पोल काम में, एक तो सैलिएंट पोल और एक बेलनाकार पोल। बेलनाकार पोल लेंगे अपन उच्च गति के लिए और सैलिएंट पोल काम में लेंगे अपन निम्न गति खातर। तो उच्च गति के लिए अपन बेलनाकार प्रयोग लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर एक्यूरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, और दोस्तों इस क्वेश्चन में आप ये बताना, तो सैलिएंट पोल और बेलनाकार पोल है जो अल्टरनेटर में अपन काम में लें, तो बांग मैंने पोल कितना है, इसका आंसर ये आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, किसी सीसा अमल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेट की संख्या, जो कि सीसा संचायक है यानी लेड एसिड बैटरी है उसकी जो कि नेगेटिव प्लेट है यानी ऋणात्मक प्लेट में प्लेटां की संख्या कितनी है?
तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों एक ज़्यादा है, पॉजिटिव प्लेट से एक ज़्यादा है, तो इसका आंसर 3 नंबर तो सही हो गया। और एक ये प्लेट अधिक होती क्यों है? क्योंकि एक अधिक प्लेट इसलिए होती है क्योंकि ये प्रतिरोध को कम कर देती है, जिससे कि पॉजिटिव प्लेट दोनों तरफ से कार्य करे, अर्थात जो आयन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कम दूरी तय करे, जिससे प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय सामग्री के उदाहरण है? विषम चुंबकीय यानी इसने पूछा है पैरामैग्नेट चुंबकीय, पैरामैग्नेट यानी अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा? सोना चांदी, सोना तांबा शीशा, सोना लोहा निकिल, या सोना कोबाल्ट निकिल, या सोना एल्यूमिनियम निकिल। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में लोहा, निकिल और कोबाल्ट है वो स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, अर्थात पैरा चुंबकीय बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, अर्थात लोह चुंबकीय बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। जिसमें ये तीनों ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे, इसमें है, इसमें है, तो ये नहीं होगा। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोना तांबा और शीशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, विस्माहक यानी अचालक, कंडक्टर्स यानी चालक, और सुपर कंडक्टर्स यानी सुपर चालक। तो दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, एक सभाकक्ष में निम्नलिखित में से संस्थापकों की आवश्यकता है। जगह मैंने 6 एम्पियर की 3 पिन की 8 सॉकेट, 40 वाट को 10 ट्यूबलाइट और 10 सीलिंग पंखे और 5 एडजस्ट फैन है। सर्किटों में देखिए सर्किट कुल परिपथों की आवश्यकता कितनी होगी? तो दोस्तों कुल परिपथों की आवश्यकता पूछिए कितनी होगी? तो जो को आपने एक लाइट एंड फैन को जो लोड है वो कुल लोड एक परिपथ पर 800 वाट को लोड आना चाहिए, 800 वाट वही लोड अपने कने आना चाहिए। कितना को आना चाहिए? 800 वाट वही अपने कने लोड आना चाहिए। और एक परिपथ का मैंने कितनी होनी चाहिए? 10, एक परिपथ में कितनी होनी चाहिए? 10 युक्ति ही लगड़ी होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम युक्ति के हिसाब से देखें तो कितनी युक्ति बन रही है? 8 युक्ति ये हो गई, 10 ये हो गई, 10 और 8 18, और ये हो गई 28 और 5 ये कितनी होगी? 33। तो टोटल 33 युक्ति बन रही है। और एक परिपथ के अंदर, इसके अंदर एक उप परिपथ के अंदर 10 युक्ति होनी चाहिए। तो 33/10 करें तो 3.33 आ गए। 3.33 तो कोई सॉकेट और वो सर्किटों की संख्या नहीं होगी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही। नेक्स्ट इसका आंसर 3 होगा ना, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा और इसका हो जाएगा 4 परिपथों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर ये दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको शेयर करना। एक प्रेरणा मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाए तो गति क्या होगी? एक प्रेरणा मोटर की अपन जो कि पोल की संख्या दोगुनी करते हैं तो दोस्तों पहला तो देखो प्रेरणा मोटर में गति के सूत्र क्या? प्रेरणा मोटर में गति का सूत्र है N बराबर होगा F × 120/P, यानी पोलों की विलोमानुपाती है। तो पोलों की संख्या अपन क्या कर दी? दोगुनी कर दी। पोलों की संख्या दोगुनी कर दी तो अपने क्या हो जाएगी? गति की हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी डी इसका आंसर सही हो जाएगा, आधी गति हो जाएगी। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैंने इससे पहले 6 वीडियो और बना रखे हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों आगामी जैसे NTPC NPCL भर्ती चल रही है, जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जो भी भर्ती है, उन भर्तियों को अगर आपको फाइट करना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो उनको मैं आप डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा दोस्तों।